हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। साथियों, ये वीडियो केवल कक्षा 12 के लिए नहीं बल्कि आईआईटी जेई और नीट के लिए आपके लिए बेहतर साबित होगी। हम इसमें पहले सिलेबस का डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 12 में पहले पार्ट का नाम बिलियन है, जिसे अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में हम इन टॉपिकों की चर्चा करेंगे जिसमें हैं विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस विलयन, अणुशंख गुणधर्म, बास दाब का आपेक्षिक अपनमन पढ़ेंगे हम इसमें, और इसमें हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अपनमन, परासरण दाब, अणुशंख गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इसके साथ साथ हम असामान्य आणविक द्रव्यमान और बांड-टहाव गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखें, हमारा हेडिंग है मिक्सचर। अंग्रेजी में इसे मिक्सचर बोलते हैं और हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के लिए मिलाएंगे, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसको हम मिश्रण बोलेंगे। अगला हेडिंग हम मिश्रण के प्रकार देखते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला नंबर हम लिखते हैं सममांगी मिश्रण, और दूसरा हेडिंग होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समांगी मिश्रण में अगर हम प्रकार की बात करें तो वास्तविक विलयन हो गया, वास्तविक विलयन। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ मिलाने पर उनके कण लगभग समान आकार के हो जाते हैं और एक दूसरे में बिल्कुल छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। विषमांगी मिश्रण में थोड़ा अलग रहता है। अगर हम कोई दो पदार्थ मिलाते हैं तो वो भौतिक रूप से तो मिश्रित हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ समय बाद देखें तो वो अलग अलग हो जाते हैं। विषमांगी मिश्रण दो तरीके का हो सकता है। पहला नंबर होता है कोलाइड और दूसरा होता है निलंबन। कोलाइड में साथियों दूध आता है और कोल्ड क्रीम आता है। अगर हम कोल्ड क्रीम के लिए एक लंबे समय तक 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक रखी छोड़ देंगे तो उसमें जो भारी कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो कोलाइड विलयन ऐसा विलयन होता है। इसके बाद में निलंबन, यदि हम एक बर्तन में पानी ले लें, पानी, और इसमें रेत डाल दें, रेत, तो मिश्रण तो बनेगा लेकिन मिश्रण के लिए कुछ देर बाद छोड़ देने पर, ठंडा छोड़ देने पर, तो इसमें छोटे छोटे कण जो होंगे रेत के वो नीचे बैठ जाएंगे, रेत के कण। ऐसे मिश्रण के लिए हम निलंबन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो सममांगी मिश्रण की करेंगे जिसमें हम विलयन के लिए पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला हेडिंग है विलयन, अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को कहते हैं। सममांगी मिश्रण वह होता है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के लिए हम आपस में मिलाएं तो विलयन बनता है, और विलयन में सममांगी मिश्रण वह होता है जिसमें प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा विलेय और विलायक। साथियों, विलयन दो भागों से मिलकर बनता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय क्या होता है? विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं, और विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। अर्थात विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। ठीक है, अगला देखें, कुछ जरूरी बातें हैं, नोट पॉइंट है, जिसमें पहला नोट पॉइंट दे रखा है, विलयन में विलायक केवल एक होता है और विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हम कभी कभी जब चाय बनाते हैं, तो चाय में चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, कुछ लोग नमक भी डाल लेते हैं, कुछ लोग अदरक डालते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है, या फिर दूध डाला हो या फिर पानी डाला हो, उसके लिए हम विलायक बोलेंगे, और बाकी के जितने भी पदार्थ बनेंगे उसके लिए हम
विलेय बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट है, जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे द्विआंगी विलयन बोलते हैं। अगर विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनेगा, जैसे हम पानी में चीनी मिलाएं तो एक शरबत टाइप का बनता है, उसके लिए हम द्विआंगी विलयन बोलेंगे। और विलयन दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है तो इसके लिए हम त्रिआंगी विलयन बोलते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब अगला हेडिंग का नाम है विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन को निम्न तीन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। वो आधार हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ये तीन आधार रहेंगे विलयन को विभाजित करने के, जिसमें हम सबसे पहला आधार देखते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। इस आधार पर विलयन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला नंबर तनु विलयन हो गया। तनु विलयन क्या होता है? देखो साथियों, अगर हम कोई एक बर्तन लें जिसमें हम पानी डालते हैं 1 लीटर, एक बर्तन हम और ले लेते हैं इधर, इसमें भी हम 1 लीटर पानी डालते हैं, 1 लीटर। पहले विलयन में हम चीनी डालते हैं और चीनी 200 ग्राम डाल देते हैं। दूसरे विलयन में हम चीनी डालते हैं, इसमें चीनी 500 ग्राम डाल देते हैं। तो पहले विलयन में विलायक है वो पानी है और दूसरा विलेय है। इसमें हम पहले विलयन में देखते हैं तो इसमें पानी की मात्रा अधिक अर्थात विलायक की मात्रा अधिक है और चीनी जो विलेय है उसकी मात्रा कम है। तो यहाँ पर ये जो विलयन होगा, एक दूसरा विलयन ये भी होगा जिसमें पानी की मात्रा अधिक है लेकिन चीनी की मात्रा भी थोड़ी पहले विलयन की तुलना में अधिक है। तो ये जो विलयन होगा थोड़ा पतला विलयन होगा और ये विलयन थोड़ा गाढ़ा विलयन होगा। तो पतले विलयन के लिए हम तनु विलयन बोलते हैं और गाढ़ा जो विलयन बनेगा उसके लिए हम सांद्र विलयन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है। सबसे पहला है तनु विलयन, अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा अगर कम होगी तो ऐसे विलयन के लिए हम तनु विलयन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हेडिंग हमने लिखा है सांद्र विलयन, अंग्रेजी में कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, इसमें एकांक अंतर में विलेय की मात्रा अधिक थी तो ऐसे विलयन के लिए हम सांद्र विलयन बोलते हैं। आपको मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है, अपने अगले हेडिंग पर चलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग का नाम है संतृप्त विलयन, अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले हम संतृप्त विलयन के बारे में समझ लें, संतृप्त होता क्या है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ धार्मिक प्रोग्राम कराते हैं तो उस पर पंडितों के लिए या फिर जो कभी कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए हम खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि पंडित जी मना करते हैं खाना खाने के लिए, बोले बस अब हमारा हो चुका है, आगे नहीं खा पाए, लेकिन फिर भी हम उनके लिए एक आध पूड़ी और खिलाते हैं। ठीक है, तो पंडित जी कहते हैं नहीं भाई अब हमारी आत्मा संतृप्त हो गई, इससे आगे हम नहीं खा सकते। तो उसी कंडीशन के लिए हम क्या बोलते हैं? संतृप्त होना, यानी कंप्लीट हो जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कोई पानी ले लें, यहां पर पानी और इसमें हम चीनी मिलाएं, चीनी सपोज करो हमने 200 ग्राम या 200 ml पानी ले लिया और इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसमें चीनी मिलना बंद हो जाएगा। तो जो चीनी मिलना बंद हो जाएगा उस कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और भी थी, हम जब चीनी डाल रहे थे तो इसमें धीरे धीरे चीनी मिलती रहती थी, तो ऐसे विलयन के लिए हम असंतृप्त विलयन बोलते थे। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या है? इसमें चीनी मिलना बंद हो जाए, अधिक मात्रा उससे और ना खुल सके, ऐसे विलयन के लिए हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। और अगर चीनी इसमें मिलती रहे यानी संतृप्त विलयन से कम मात्रा रहे, तब ऐसे विलयन के लिए हम असंतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखो यही लिखा है यहाँ पर, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, ऐसे विलयन के लिए हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला हेडिंग असंतृप्त विलयन है। असंतृप्त विलयन क्या होगा भैया? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है या कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आप एक चीज हमें और सोचना है, अगर हमने इसमें एक ऐसी कंडीशन लाए कि इससे ज्यादा चीनी नहीं घुल रही है लेकिन फिर भी हम उसमें चीनी घोलना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई? इसको हम ताप बढ़ा देंगे। ठीक है, चीनी घुल जाएगी
और या फिर चीनी अगर हम ज्यादा घोलेंगे तो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, ये चीनी के कण नीचे बैठने लगेंगे। ऐसे विलयन के लिए हम अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो इसमें देखो ये बताया जाएगा, अगर संतृप्त विलयन से ज्यादा मात्रा में हम विलेय पदार्थ घोल दें तो ऐसे विलयन के लिए हम अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। देखें, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो मुझको लगता है आप तीनों समझे होंगे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अगर चीनी घुलना अधिकतम मात्रा घोल दें तब संतृप्त विलयन होगा, और उससे कम मात्रा असंतृप्त विलयन होगा, और उससे अधिक मात्रा घोलेंगे तब अति संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, अगली हेडिंग पर हम चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग है विलायकों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, इस आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला विलयन दे रखा है गैसीय विलयन, दूसरा दे रखा है द्रव विलयन, तीसरा दे रखा है ठोस विलयन। गैसीय विलयन क्या होगा भाई? हम एक चीज जानते हैं, जो विलयन रहता है, विलयन ये दो पदार्थों से बना हुआ होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। साथियों, जिस अवस्था में विलायक होगा विलयन उसी अवस्था का बनेगा। जैसे इसमें गैसीय विलयन बोला, अगर ये गैस अवस्था में है तो ये जो विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन होगा। ठीक है, और ये यहां पर ये गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो देखो, गैसीय विलयन हमने यही लिख रखा है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में, जबकि विलेय गैस, द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है, गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से हम ठोस द्रव विलयन के बारे में बता सकते हैं। यहां जो विलयन बनेगा ये विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनेगा। इसमें विलेय विलायक जो होगा द्रव विलयन है तो ये द्रव अवस्था में होगा, और ये वाला ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में होता है। तो जो संपूर्ण विलयन बनेगा वो द्रव विलयन होगा, क्योंकि इसमें विलायक द्रव अवस्था में। इसके बाद में ये अगला ठोस विलयन दे रखा है, तो यहां भी देखो सेम टू सेम होगा। ये जो विलयन होगा वो दो घटकों से, विलेय प्लस विलायक, इन दोनों से मिलकर बना होगा। क्योंकि ठोस विलयन है तो इसमें विलायक ठोस अवस्था में होगा, और ये ठोस के लिए अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और द्रव के लिए लिक्विड बोलते हैं, और गैस के लिए गैसी बोलते हैं। ठीक है, तीनों अवस्था में हो सकता है। तो ये जो पूरा विलयन बनेगा ये ठोस विलयन होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप गैसीय विलयन के बारे में, द्रव विलयन के बारे में और ठोस विलयन के बारे में समझ पाए होंगे। ठीक है, हम अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग का नाम है अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, दो अवयव होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, ये तीन अवस्था में हो सकता है। ये ठोस अवस्था में हो सकता है विलेय, द्रव अवस्था में हो सकता है विलेय, और गैस अवस्था में हो सकता है विलेय। और विलायक भी तीन अवस्था में हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, देखें साथियों, ये एक बार जो विलेय है हम ठोस में भी मिला सकते हैं, और दूसरी बार द्रव में मिला सकते हैं, तीसरी बार गैस में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार के विलयन बनेंगे। ठीक है, आगे हम समझते हैं। देखो, ये जो अगला विलेय अगर द्रव है तो ये हम ठोस में भी मिला सकते हैं, द्रव में भी मिला सकते हैं और गैस में भी मिला सकते हैं। तीन और बन जाएंगे इस तरीके से। एक तीसरा प्रकार और बचा हुआ अभी, ये वाला गैस। इसके लिए भी हम तीन तरीके से मिला सकते हैं, गैस में ठोस मिला सकते हैं, गैस में द्रव मिला सकते हैं और गैस में गैस मिला सकते हैं। इस तरीके से कुल 3 और 3 6 और 3 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। तो देखो, हमने यही लिखा है, इस आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन बनना संभव है। कौन कौन से 9 प्रकार होंगे इसके लिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये विलायक दे रखा है, विलायक की अवस्थाएं दे रखी हैं। ये विलेय दे रखा है और ये विलायक दे रखा है, इसकी भी अवस्थाएं दे रखी हैं और इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखो, इसमें ये जो होगा कम मात्रा में होगा और ये ज्यादा मात्रा में होगा।
यदि विलायक गैस अवस्था में है और विलेय भी गैस अवस्था में है तो इसका उदाहरण ये वायु हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन गैस भी होती है, वायु में नाइट्रोजन गैस भी होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और बहुत सारी गैस होती हैं। तो वायु क्या है, ये काफी सारी गैसों का मिश्रण है जिसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन यहाँ विलायक के रूप में कार्य कर सकती है, और उससे कम मात्रा में ये सब ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, ये सभी गैस विलेय की तरह कार्य करेंगी। अगला है देखो, कम मात्रा में गैस होगी और अधिक मात्रा में द्रव होगा, तो ये सोडा वाटर जो रहता है जिसे हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, इसका उदाहरण कोल्ड ड्रिंक है जिसमें द्रव अधिक मात्रा में होता है, पानी अधिक मात्रा में होता है और उसमें गैस CO2 गैस मिलाते हैं। ठीक है, सोडा वाटर हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये इसका उदाहरण है। अगला तीसरा नंबर है, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है विलायक ठोस हो और विलेय गैस हो, जैसे पैलेडियम धातु में H2 गैस, एक तो ये उदाहरण हो जाएगा पैलेडियम धातु में H2 गैस। कहीं कहीं Fe आयरन में कार्बन गैस के रूप में भी मिला देते हैं, तब भी एक धातु बनती है जिसे हम इस्पात बोलते हैं, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा नंबर है विलायक गैस हो और विलेय द्रव हो, तो इस तरीके की वायु में नमी, जो कोहरा रहता है, हम यहाँ कोहरा भी लिख सकते हैं, कोहरा, इसका उदाहरण कोहरा हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है द्रव में द्रव मिलाएं, 5वें नंबर पर द्रव में द्रव मिलाएं, तो पानी में अल्कोहल, बहुत सारे लोग पीते होंगे, करते होंगे आपके समाज में। ठीक है ना, तो ये हो सकता है, इसका उदाहरण तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगला 6 नंबर पर दे रखा है ठोस में द्रव मिला हुआ, तो ये जो जेली वाली टॉफी जो रहती है, ठीक है ना, वो इसी का उदाहरण है। या फिर गोल्ड में मरकरी मिला देते हैं, मरकरी एक लिक्विड होता है, द्रव होता है, लेकिन गोल्ड ठोस होता है। ठीक है, ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला 7वां नंबर है गैस में ठोस मिलाना, गैस में ठोस मिलाना, गैस ज्यादा अवस्था में हो और ठोस कम अवस्था में हो। तो वायु में जब हम कपूर जलाते हैं तो कपूर क्या हो रहता है भैया, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, सीधे भाप बनकर उड़ जाता है हवा में, तो ऐसी वायु के लिए हम क्या बोलेंगे, जिसमें ये होगा। ठीक है, और ये धुआं जो रहता है, धुआं में कार्बन के कण होते हैं, तो उसमें वायु अधिक मात्रा में होती है, यानी गैस अधिक मात्रा में है, और कार्बन क्योंकि ठोस अवस्था में पाया जाता है तो वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। अगला 8 नंबर दे रखा है इसमें द्रव में ठोस, जल में शर्करा मिलाते हैं, ये भी जो हम पानी का मिश्रण जो बता रहे थे, हम शरबत बोल रहे थे। ठीक है, ये इसी के उदाहरण है। और ये नमक का पानी हो गया या नमक के पानी का विलयन हो गया, ये भी इसका उदाहरण है। अगला 9 नंबर दे रखा है हमें ठोस में द्रव मिलाते हैं, तो ये ठोस विलयन बनता है, जैसे कॉपर में जिंक मिलाने पर पीतल, मिश्र धातु का नाम सुना होगा आपने, पीतल। ठीक है, इसके बाद में नाइक्रोम, नाइक्रोम जिसको हीटर के तार जो बनते हैं, ये भी एक मिश्र धातु है। ठीक है ना, क्रोम थोड़ा गलत, इस तरीके से क्रोम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुल 9 प्रकार के विलयन हो गए अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, इससे हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग का नाम साथियों विलेयता है, जिसे अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम कोई भी विलायक लें और उसकी 100 ग्राम मात्रा रखें, निश्चित ताप पर उसमें कितना विलेय घुल रहा है, यही मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। देखो इसमें देखा है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ताप की मात्रा नियंत्रित रखनी है, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, विलयन पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है ना, आगे देखें जो मेन हेडिंग है जिसका नाम है गैसों की द्रव्यमय विलेयता, गैसों की द्रव्यमय विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो गैसों की जो द्रव्यमय विलेयता होती है वो अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा वो गैस द्रव में उतनी ही ज्यादा घुल जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे हम अगर दाब बढ़ा दें तब भी गैस द्रव में ज्यादा घुल जाती है या फिर विलीन हो जाती है, या फिर हम ताप घटा दें तब भी गैस द्रव में ज्यादा घुल जाती है, वो अलग की बात है। लेकिन हम यहां समझते हैं द्रव की गैस में विलेयता क्या होता है। समझे भैया, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक, ठीक है, अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। गैसों की द्रव्यमय विलेयता अवशोषण गुणांक के समानुपाती होती है। ठीक है, अवशोषण गुणांक
प्रोपोर्शनल टू द्रव्य में विलेयता, अर्थात अवशोषण गुणांक बढ़ाएंगे तो द्रव्य में गैस की विलेयता बढ़ेगी और अवशोषण गुणांक घटाएंगे तो द्रव्य में गैस की विलेयता घटेगी। ठीक है ना। आगे दे रखा है कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलीय विलयन में निम्न प्रकार हैं। जैसे हमें ये कुछ गैसें दे रखी हैं और इनके अवशोषण गुणांक दे रखे हैं, जिसमें हीलियम का अवशोषण गुणांक दे रखा है 0.009, दूसरा नाइट्रोजन का दे रखा है 0.015, तीसरा हाइड्रोजन का दे रखा है 0.017, चौथा ऑक्सीजन का दे रखा है 0.028। इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.88, इसके बाद में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है 2.62, HCl का 4.42 और NH3 का 7.10। यहां देखें सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक है तो ये NH3 का है और सबसे कम अवशोषण गुणांक है तो ये हीलियम का है। तो यहाँ ये जो NH3 है गैस द्रव में सबसे ज्यादा विलय होगी, यानी जल में सबसे ज्यादा विलय होगी, लेकिन ये जो हीलियम गैस है चूंकि इसका अवशोषण गुणांक कम है इसीलिए ये कम विलय होगी। ठीक है ना। आपसे कहां पूछ सकता है प्रश्न में, वो ये 4 गैसें दे देगा विकल्प में। अब आपसे पूछेगा जी बताइएगा कौन सी गैस जल में सबसे ज्यादा विलय होगी या फिर कौन सी गैस जल में सबसे कम विलय होगी, तो आपके लिए ये सब कुछ याद करके रखना है। ठीक है ना। यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होगी और सबसे कम नाइट्रोजन गैस विलय होगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखें अगली हेडिंग का नाम है गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैसों की जल में विलेयता को प्रभावित करते हैं, तो इसमें कुछ फैक्टरों के नाम दे रखे हैं। जैसे गैस की प्रकृति, सबसे पहला हेडिंग दे रखा है गैस की प्रकृति। गैस की कैसी प्रकृति है, ये गैस की द्रव्य विलेयता के लिए प्रभावित करती है। आगे देखें भैया, विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली गैस, अर्थात विलायक में आयनित होने वाली गैस द्रव में अधिक विलय होती है। जो भी गैस आयनित हो जाती है, जैसे ये HCl दे रखा है, ये H प्लस में टूट जाती है, Cl माइनस में टूट जाती है। या फिर ये NH3 दे रखा है, ये जल से अभिक्रिया करके NH4OH बना लेगा, जल के साथ NH4OH बना लेगा, तो ये NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूट जाएगा, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके H2CO3 बना लेगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और CO3 डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी गैसें आयनित हो जाएंगी, इसीलिए द्रव में आसानी से घुल जाएंगी या फिर विलय हो जाएंगी। अगला हेडिंग, अगला इसका प्रकार है एक विलायक की प्रकृति। तो देखो यहाँ विलायक की प्रकृति क्लियर है भैया। देखो अगर कोई गैस ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से मिल जाएगी, और कोई गैस ध्रुवीय नहीं है, नॉन पोलर है, तब वो कोई नॉन पोलर लिक्विड में ही आसानी से मिलेगी। तो यहाँ ये दिखाया गया ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायकों में एवं अध्रुवीय, यहाँ अनुबंधनीय नहीं, अध्रुवीय गैस यहाँ भी यहाँ ये नहीं होगा, अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। ठीक है, अगला हेडिंग है ताप का प्रभाव। तो हम बता चुके हैं भाई, अगर ताप बढ़ाते हैं किसी भी द्रव का तो वहां पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए वे दूर दूर भागते हैं, तो विलेयता क्या होगी भैया, घट जाएगी, और ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। देखते हैं भैया क्या लिखा है, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घट जाती है, यानी ताप अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विलेयता डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। यहाँ अगर विलायक में कोई और पदार्थ उपस्थित होगा तो गैस की विलेयता इस बात से प्रभावित होगी। किस तरीके से प्रभावित समझते हैं। देखिए भाई, यदि विलायक में कोई अन्य प्रकार के कार्बनिक या वैद्युत अपघट उपस्थित होते हैं तो द्रव की विलेयता कम हो जाती है भैया। ठीक है ना, अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक विलायक में या फिर कोई वैद्युत अपघट, अभी हम आगे अगला पार्ट दे रखा वैद्युत रसायन, उसमें समझाएंगे वैद्युत अपघट क्या होते हैं, तो उसमें विलेयता घट जाती है। ठीक है, अगला दे रखा है इसमें दाब का प्रभाव। तो दाब हमने बताया था भैया, अगर हम गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती है, और गैस का दाब घटा देंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी। देखिए यहाँ दे रखा है दाब में वृद्धि करने पर गैस की विलेयता में वृद्धि होती है, यानी दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर ये बढ़ाएंगे तो विलेयता जो सॉल्युबिलिटी होती है ये भी बढ़ेगी, और इसे घटाएंगे तो ये भी घटेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं भाई, आइएगा आगे देखते हैं। अगली हेडिंग का नाम है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के लिए समझते हैं। हेनरी का नियम भी गैसों की द्रव्य विलेयता से संबंधित है, जिसमें बताया गया है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता
m गैस के दाब P के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती होगा P के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, यहाँ m बराबर हो जाएगा KH इंटू P, जहां KH हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है। ठीक है, आगे देखें, इसमें कुछ नोट पॉइंट है। जैसे पहला नंबर दे रखा है इसमें, डाल्टन के अनुसार किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक बाष्पदाब P पर निर्भर करती है और उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज X, अभी हम आगे पढ़ाएंगे मोल प्रभाज क्या होता है, उसके समानुपाती होता है, और यह आंशिक बाष्पदाब हम आपके लिए बताएंगे। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो P है समानुपाती हो जाएगा X और ये गैस के लिए होगा। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, यहाँ भी ये KH नियतांक हो जाएगा और ये इंटू X गैस। ठीक है, जहां KH हेनरी नियतांक या स्थिरांक, अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक है। ठीक है, यहां से हम देखो, अगर ये KH देखें तो ये P अपॉन X गैस इसके बराबर हो सकता है, हेनरी नियतांक। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट और है, उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला नोट पॉइंट ये है 2 नंबर, हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए गैस के मोल प्रभाज या मोल अंश, ये गैस के हमने मोल अंश ले रखा है x अक्ष पर, और आंशिक बाष्पदाब ये हमने P ले रखा है, यहां पर ये x है, x गैस, यहां पर ये दाब दे रखा है P के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये देखो, ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है, दोनों के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो यही हेनरी सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा की ढाल, ये जो ढाल है हेनरी स्थिरांक के लिए बताती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हेनरी स्थिरांक के लिए ग्राफ भी आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के आगे देखते हैं कौन सी हेडिंग है। हाँ, अगली हेडिंग है हेनरी के नियम की सीमा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी ये नियम आता है तो हेनरी का नियम लिखिए एवं इसकी सीमाओं को बताइए, ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो हेनरी की सीमा देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यह नियम बहुत कम ताप पर लागू नहीं होता है, यदि ज्यादा कम ताप होगा तब ये नियम लागू नहीं होगा। और दूसरी बात है, इसमें यह नियम बहुत अधिक दाब पर भी लागू नहीं होता है। ज्यादा दाब बढ़ा दिया जाएगा गैस का तब भी ये नियम लागू नहीं होगा, और ज्यादा ताप घटा दिया जाएगा तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा नंबर है, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस विलायक से अभिक्रिया ना करे। यदि कोई भी विलायक से गैस अभिक्रिया कर लेती है तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे HCl है, HCl, और ये अगर H2O के साथ अभिक्रिया कर लेता है तब तो ये नियम लागू नहीं होगा, और ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा तो ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है, ये चौथा नंबर है इसका, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की आणविक अवस्था द्रव की आणविक अवस्था के समान होती है। यानी जो गैस के अणु की जो अवस्था है या साइज है, सेम टू सेम द्रव के अणुओं का भी अगर वही साइज होगा तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। अगला हेडिंग है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखें, हेनरी का नियम कहां कहां प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला नंबर ये दे रखा है, हम जो शीतल पेय पदार्थ जिसे हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं या सोडा वाटर बोलते हैं, तो वहां पर ये CO2 गैस जो मिलाई जाती है, तो ये विलेयता बढ़ाने के लिए गैस बोतल जो रहती है उसका दाब क्या करते थे भैया, बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, और उसके लिए बंद कर देते, तो वहां पर ये नियम काम में आता है। दूसरा दे रखा है, अधिक ऊंचाई पर काम करने के कारण जो पर्वतारोही होते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इससे कमजोरी या एनीमिया बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाने काम करता है उसकी कमी होना। ठीक है ना, तो ये जैसी स्थिति हो जाती है। अगला दे रखा है इसमें, अधिक गहराई में जो गोताखोर होते हैं उनके रक्त में नाइट्रोजन अधिक घुलनशील होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक क्या होता है भैया, कम होता है। इससे बचने के लिए गोताखोर हीलियम युक्त गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो हेनरी का नियम है बस यही खत्म हो गया। कभी कभी इसके अनुप्रयोग भी पूछ लेता है, ये सारी चीजें आपके लिए सही से देखना है। ठीक है,
बस आज हम यहीं तक टॉपिक रखते हैं। तो साथियों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरीके की वीडियो की देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SR Academy को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।